हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ पढ़ेंगे साइंस विज्ञान कक्षा 8 पाठ 11। तो बच्चों, ये पाठ का नाम है बल तथा दाब। तो आप पिछली कक्षा में आप गति के बारे में पढ़कर आए थे और अब हम क्या पढ़ेंगे, बल और दाब। बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है और बल क्यों लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और दाब का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि जब किसी वस्तु पर, चीज़ पर दबाव पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, दाब। जब आप देखना कि जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तब इसके बारे में आएगा कि दाब, जब एक वस्तु पर अगर थोड़ा सा हम कहीं भी दबाव डालते हैं तो उस वस्तु का आकार कैसे बदल जाता है, वो सब हम दाब में पढ़ेंगे। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं कक्षा 8 पाठ 11 बल तथा दाब। तो कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है, कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा की भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो सकती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। तो बच्चों, अब हम इसमें क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि गति जो है, हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आपको आगे थोड़ा सा बल के बारे में समझाने के लिए आपको गति के बारे में थोड़ा सा इसमें समझाया गया है कि आप ने देखा था कि गति कैसे होती है, कि जब कोई वस्तु, इसमें क्या बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वस्तुएं अपनी गति को बदलती हैं। गतिशील वस्तुएं कभी धीमी हो जाती हैं, कभी अपनी दिशा को बदल लेती हैं। ऐसा सब क्यों होता है, आगे देखें। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभव को स्मरण करें। किसी भी फुटबॉल की गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोली या गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा को कैसे बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। ये सब जो है आप चित्र 11.1 में देख रहे हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ आपके यहाँ पृष्ठ पर चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को आप ध्यान में रखो और फिर देखो। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा भी कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को भी बदल दिया जाता है। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। तो बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर को खोजेंगे। तो समझ में आया बच्चों आपको। अब जैसे आप यह चित्र देखें
तो पहले चित्र में क्या था, पहले चित्र में जो है खिलाड़ी ने किस तरह से बॉल को रोका था। फुटबॉल का गेम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे गोल के वो बने होते हैं, नेट लगी होती है, उसके आगे जो है गोलकीपर खड़ा होता है। तो वो क्या करता है, गोलकीपर का क्या कार्य होता है, गोलकीपर का कार्य होता है गोल को उस नेट के अंदर जाने से रोकना। तो वो अपना पूरा बल लगाता है बॉल को पकड़ने के लिए, बॉल को नेट के अंदर जाने के लिए। तो ये होता है बल। तो यहाँ पे उसने अपना बल लगाया, जोर लगाया। अब दूसरा चित्र में आप देखिए, दूसरे चित्र में क्या है, एक खिलाड़ी है, हॉकी का मैच हो रहा है। तो हॉकी के मैच में वो क्या कर रहा है, हॉकी के मैच में वो बॉल को जितनी ज़ोर से हिट करेगा, जितनी ज़ोर से हॉकी को उस बॉल पर मारेगा, वो बॉल उतनी ही दूर जाएगी। तो वो क्या होगा फिर, वो बॉल जो है उतनी ही दूरी पर जाएगी। हो सकता है कि वो व्यक्ति बॉल को इतनी ज़ोर से मारे कि गोल कर दे और वो मैच भी जीत जाए। तो जो है आप तीसरे प्रश्न में देखो, तीसरे उसमें चित्र में आप देखेंगे, तीसरे चित्र में क्या है कि किस तरह से क्षेत्र रक्षक है वो गेंद को रोक रहा है। जैसे मानो यहाँ पे ये क्रिकेट का जो है मैच चल रहा हो, तो वो चौका बाउंड्री आप देख रहे हो कि शायद वो चौका रोक ले, इससे वो ऐसे करे। तो बल यहाँ पर जो है व्यक्ति बल का प्रयोग कर कर गेंद को रोक रहे हैं, गेंद की दिशा परिवर्तित कर रहे हैं। और ये आपको इसमें चित्रों के माध्यम से और अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, बल जो है वो बल कितने प्रकार का अब यहाँ पे बता रहे हैं। बल जो है अपकर्षण या अभिकर्षण होता है। बल क्या होता है, या तो अपकर्षण होता है या अभिकर्षण होता है। तो आगे देखें इसके बारे में, उठना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब सही बात है बच्चों, जैसे अब आप उठ रहे हो, उठना, जब आप एक बिस्तर पर लेटे हुए उठोगे तो अपने शरीर को थोड़ा सा तो आप वो करोगे ना, धक्का लगाओगे, तभी आप उठ पाओगे। खोलना, कोई बंद बोतल है उसको आप ढक्कन खोलोगे तो क्या होगा, आपका बल लगेगा, तभी उसका ढक्कन आप खोल सकोगे। बंद करना, किसी भी जैसे घर का दरवाज़ा बंद करना, उसके लिए भी आपको उसको खींचना पड़ेगा। ठोकर मारना, जब आप जैसे चल रहे हो सड़क पर, देखा है कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो कोई बॉटल पड़ी होती है, वो अगर पैदल चल रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए उस बोतल को ठोकर मारते जाएंगे और चलते जाएंगे। तो इस तरह से हर चीज़ में जो है बल का प्रयोग होता है। धक्का मारना, जब आप किसी को धक्का मारोगे तब भी तो आप बल लगाओगे ना। खींचना, अगर आप किसी जैसे अब रस्साकसी का प्रतिस्पर्धा चल रही होती है तो एक तरफ कुछ खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ कुछ खिलाड़ी होते हैं, तो बल के प्रयोग से ही उस रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो होता है बल। तो जो बल है, अब आपको समझ में आ गया। इनमें से प्रत्येक कार्य वस्तु की गति में किस प्रकार परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें क्या है, सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति को सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है अब ये, आप देखिए, कुछ कार्यों को अपकर्षण या अभिकर्षण के रूप में पहचानना है।
अब हमने ये सारणी को पूरा करना है, तो ये सारणी को हम किस तरह से पूरा करेंगे? आप देखिए, क्रम संख्या दी गई है, स्थिति का वर्णन है, फिर कार्य है धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना। और फिर क्या है? कार्य को व्यक्त कर सकते हैं किसमें? अपकर्षण या अभिकर्षण। तो इसमें क्या है? जैसे मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। अब आप क्या करेंगे? इसको मेज पर जो रखी हुई पुस्तक है उसको आप किस तरह से गतिशील बनाएंगे? उसको धक्का देकर, या खींचना, या उठाना, या हाँ। तो आपने कॉलम में देखा है, ऐसे ही आपको ये लिखना है। दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो दरवाजे को खोलना या बंद करना क्या होगा? इसमें भी हम क्या करेंगे? इसको धक्का देंगे, इसको खींचेंगे, उठाएंगे तो नहीं ना हम। दरवाजे को खोलना या बंद करने के लिए क्या हो सकता है? धक्का देना या खींचना। तो यह अभिकर्षण है या अपकर्षण है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो ये किस में आ जाएगा? कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना नंबर 2 में आप लिखेंगे कि कुएं से हम किस तरह से बाल्टी को खींचेंगे, और यह एक क्या होगा? अपकर्षण होगा या अभिकर्षण होगा। फिर है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप उसको ठोकर मारोगे। ठोकर मारना। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना। बल्लेबाज जो है जब क्रिकेट की गेंद को वो करेगा तो इसका क्या वो होगा? इसका आएगा धक्का देना। क्रिकेट की बॉल को धक्का देगा तभी बॉल बहुत दूर जाएगी। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। तो लदी हुई जब हम बैलगाड़ी चलाएंगे तो उसका क्या होगा? उसको हम खींचेंगे। तो आगे है किसी मेज की दराज को खोलना। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? जब हम किसी भी मेज की दरार को खोलेंगे तो हम उसको खींचना लिखेंगे। आगे देखें, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि बल का प्रयोग तो दोनों में ही हो रहा है ना, तो आप इसको दोनों रूपों में ही व्यक्त कर सकते हैं। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है? तो बच्चों अब आप देखो, जब आप किसी भी वस्तु को ठोकर मारते हो, उठाते हो, तो क्या होता है कि बल तो लगता ही है। तो जो बल लगता है तो क्या होता है? उस वस्तु की, उस चीज़ की दिशा बदल जाती है, गति बदल जाती है। तो वो किस में आएगा? अपकर्षित या अभिकर्षित में। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव को बल कहते हैं। तो समझ आया? जब भी किसी चीज़ पर धक्का लगता है या खिंचाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। अब हम आपको क्या बताएंगे कि वस्तुओं पर बल कब लगता है। अब इसमें पहेली क्या पूछ रही है? देखिए, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव है या धक्का? अब बच्चों बताओ। अब आपको हम बताएं, जैसे आप चुंबक लेते हो, आपके हाथ में चुंबक है, तो आप किसी भी लोहे की वस्तु को चुंबक से थोड़ा सा दूरी पर उसके आगे रखेंगे तो क्या होगा? वो वस्तु जो है तुरंत ही उसके पास खिंची चली आएगी। तो वो किस में आता है? खिंचाव में आता है। तो समझ में आया? ये पहेली ने क्या पूछा था। आगे देखते हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। मान लीजिए
कोई भी आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र 11.2a, क्या उसकी उपस्थिति के कारण गति में आएगी? अब देखो, आदमी तो कार के पीछे ही खड़ा है ना, चल तो नहीं रहा ना। आगे देखिए, अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। जब आदमी उस कार को धक्का लगाएगा तब वो क्या होएगा? तब वो गति के अंदर आएगा। अब चित्र 11.2 बी में आप देखें, एक और चित्र नीचे दिया गया, उसमें क्या है? वो धक्का लगा रहा है कार को। तो जो है वो आपने चित्र देख लिया। आगे देखते हैं हम। अर्थात वह इस प्रकार बल लगाता है, कार पर लगाए गए बल के दिशा में गति प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए, अब देखो, जब आदमी खड़ा है तो कार क्या है? कार भी खड़ी है। जब आदमी ने कार को धक्का लगाना शुरू किया तो क्या हुआ? कार गति में आ गई, वो चलने लग गई। तो इससे क्या हुआ कि जो कार है वो चल रही है। कार को चलाने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का देना पड़ेगा। अगले अब आप उसमें देखिए 11.3a में कौन किसे धकेल रहा है? अब दो लड़कियां हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन किसको धकेल रहा है। अब चित्र 11.3 में 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। पहले एक में दो लड़कियां हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को वो कर रही हैं। दूसरे चित्र में आप देखो, दो लड़कियां हैं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो नृत्य कर रही हैं। अब तीसरा चित्र है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति है, उसने बैल को रस्सी बांधी हुई है और उसको वो खींच रहा है। तो अब आपने यह 3 चित्र देख लिए। अब इन तीनों स्थितियों में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कौन किसको धक्का दे रहा है। आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर क्या कर रही हैं? अपना बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? तो बच्चों, अब बताओ, अब आदमी जो है वो रस्सी से गाय को खींच रहा है, तो वो भी तो बल लगा ही रहा है ना। जैसे ये दोनों चित्रों में आपने देखा कि दो लड़कियां, एक में तो नृत्य कर रही हैं, एक में ऐसे लग रहा है जैसे वो कुश्ती कर रही हैं। तो क्या है कि तीनों ही चित्रों में बल का प्रयोग किया जा रहा है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या है? बल लगता है। आगे देखते हैं हम बलों की खोजबीन। अब बल की खोजबीन किसने करी थी? अब इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। हम अब इसमें आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करेंगे। क्रियाकलाप 11.2, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 11.4a, क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बारे में अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो उसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? अब बच्चों, जैसे है 2 व्यक्ति अगर किसी एक चीज़ को धक्का दे रहे हैं, अब जैसे आपने ये चित्र देखा, चित्र में A, B में आप क्या देख रहे हो कि 2 मित्र हैं और एक चित्र में तो क्या है, एक साइड खड़े होकर धक्का लगा रहे हैं और दूसरे चित्र में दोनों अलग अलग दिशा में धक्का लगा रहे हैं। तो
वो क्या कह रहे हैं कि दोनों, एक तो एक ही दिशा में धक्का लगा रहा है और दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। तो अब दोनों में से बताना है कि जो वस्तु है वो किस दिशा में ज़्यादा वो अधिक तेजी से जाएगी। अब जो दो बच्चे एक ही वस्तु को धक्का मारेंगे एक दिशा में, तो उसकी गति में ज़्यादा परिवर्तन आएगा, वो तेज़ी से आगे की तरफ जाएगी। तो अब दूसरी में क्या है, वो कहेगा तूने धक्का कम मारा, तूने ज़्यादा मारा। वो एक तरफ से वो खींच रहा है और एक तरफ से वो उसको धक्का मार रहा है, तो दोनों में ही क्या होगा, दिशा में परिवर्तन होगा। क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से के विपरीत दिशा में खींचती हैं। अभी मैंने जब पाठ शुरू किया था बच्चों, तब आपको बताया था ना कि जब रस्साकशी का खेल होता है तो उसमें जो है एक रस्सी होती है और दोनों तरफ व्यक्ति खड़े होते हैं, तो वो किस तरह से रस्सी पर अपना बल लगाकर उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो वही अब आपको चित्र में दिखाया गया है। देखिए आप चित्र कि किस तरह से दो टोलियां हैं और वो यह खेल खेल रही हैं। एक तरफ देखिए बच्चे किस तरह से उन्होंने एक डंडे पर रस्सी को बांधा हुआ है और एक तरफ से एक खींच रहा है और एक तरफ से एक खींच रही हैं। क्या यह चित्र 11.3b में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। तो समझ में आया कि जो भी टोली अधिक जोर से बल लगाएगी वही को क्या है, वही इस प्रतिस्पर्धा को जीत पाएगी। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? अब आपने इतने सारे उदाहरण देखे, अब आपने इसमें क्या सीखा अभी तक? तो आप बताइए कि किस तरह से हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या धक्का मारते हैं या ज़ोर से किक करते हैं। तो बल तो आप हर चीज़ में लगा रहे हैं, तो क्या होता है इससे? उन वस्तुओं की गति में परिवर्तन आता है, दिशा बदल जाती है, तो यह सब होता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? तो वह वस्तु ज़्यादा तेज गति से आगे की ओर बढ़ गई थी। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो क्या होता है? इस पर लगने वाले कुल बल दोनों बलों में अंतर के बराबर होता है, क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति धीरे से धक्का मार रहा हो, एक जोर से मार रहा हो, तो जो है वस्तु जो है वो अच्छे से अपनी दिशा में नहीं आ पाएगी। आगे देखिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा रही हैं, खींचती हैं, तो रस्सा किस दिशा में नहीं जाता। तो क्या होता है कि जब रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा कर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। जब एक अधिक बल लगाएगा, एक कम लगाएगा, तभी होगा ना। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा बराबर नहीं होता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से नापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अब जैसे एक मेज को दो बच्चे धक्का लगा रहे हैं, कहाँ लेके जाना है? जब तक हम उनको दिशा नहीं बताएंगे कि आपको उस मेज को धक्का लगाकर उत्तर की ओर लेकर आना है या पूर्व की ओर लेकर आना है और इस दीवार के साथ रखना है, तब तक क्या होगा? तब तक तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो ऐसे ही धक्का मारते रहेंगे। जब हम उनको बताएंगे कि बच्चों आपने इस मेज को धक्का लगाकर इस कॉर्नर में या इस कोने में लाकर रखना है, तभी हमें उस बात का फ़ायदा होगा।
अब आगे देखते हैं। सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकता है, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। आगे देखिए, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या है? वस्तु की गति और उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है। वो कैसे करता है, आइए अब ज्ञात करते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है? तो बच्चों, जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो तो क्या होते हो, यह हम इसमें पढ़ेंगे। रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? अब आप देख रहे हैं। अब जैसे इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। अब जैसे आप हाथ में आपने बॉल ली हुई है और दीवार पर उसको मार रहे हो, तो क्या है, वो वापस आपके हाथ की तरफ खिंचाव करेगी। तो इस तरह से ही अगर आप ज़मीन पर बॉल को किक कर रहे हो तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो क्या है, बल की गेंद की गति में परिवर्तन होता जाएगा। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद किस अवस्था में होती है? विराम, बिल्कुल शांत। जब आपने हॉकी के मैच देखे हैं तो उसमें क्या होता है कि पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं कि आपको 5 मिलेंगे, तो उसमें क्या होता है, गेंद को बिल्कुल शांत और स्थिर अवस्था में एक जगह रखा जाता है और फिर जोर से उस पर किक किया जाता है तो वो सीधा नेट के अंदर जाती है। तो वो क्या होता है, अगर जो खिलाड़ी है वो दूसरी टीम पर ऐसे करना चाहता है तो वो बड़ी ज़ोर से उसको मारेगा ताकि उसको वो गोल मिल जाए। तो अब क्या है, जब बॉल विराम अवस्था में होती है तो क्या होती है, उसकी चाल जो है वो क्या होती है, बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। और जब हम उसको ज़ोर से हिट करते हैं तो वो क्या है, गति में आ जाती है। मान लीजिए गोली क्या होता है बच्चों, जो गोलकीपर होता है उसको इसमें गोली बोला गया है। गोलकीपर या गोली एक ही होते हैं जो गोल को रोकते हैं, और वो गोल को रोकने के लिए क्या करता है, वो गेंद को बड़ी जल्दी से झपटता है या उस पर उछलता है। इस क्रिया पर गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। तो जब सामने कोई पेनल्टी कॉर्नर पर कोई खिलाड़ी गेंद को किक करने के लिए खड़ा होता है तो गोलकीपर बड़ी ही अव्यवस्थित अवस्था में आ जाता है कि उसको हर तरह से गोल को रोकना है। तो वो गोल को रोकने के लिए क्या करता है, अपना पूरा जोर लगाता है। तो समझ में आया। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। समझ में आया। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल जो है वो बदल दी जाती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की जो चाल है वो कम हो जाती है। तो आपने इसमें क्या समझा कि किस तरह से बल लगाकर वस्तु की जो है चाल बदली जा सकती है और उसकी जो है गति की दिशा में भी
परिवर्तन वस्तु की जो है दिशा की में भी परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने बच्चों को बूझो बोल रहा है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे में धकेल कर चीज़ तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। तो ये गेम तो बच्चों आप भी खेलते होंगे। जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कहीं दूर पैदल जाना है तो आपको रास्ते में कोई चीज़ मिल जाए, जैसे खाली बॉटल मिल जाती है, आप उसको धक्के मारते मारते ही आगे चलते रहते हो। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी पास हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आप अपने स्थान पर पहुंच जाते हो। ऐसे ही क्या है, ऐसे टायर को स्टिक से मारते रहोगे, डंडी से, तो वो क्या है, टायर की गति में भी परिवर्तन आता रहेगा और बच्चों को एक मनोरंजन खेल भी वह बन जाएगा। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल में ही परिवर्तन होता है। आइए जाने। पहले हमने क्या देखा, वस्तुओं की गति या दिशा में कि दिशा किस तरह से परिवर्तित होती है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, अब बल लगाने से किस तरह से वस्तुओं की चाल में परिवर्तन आता है। एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। चित्र 11.8a। अब चित्र 11.8b में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर बल लगाएंगे। क्या पैमाना से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि यह गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब आप ए में क्या देख रहे हैं कि वो हाथ से बॉल को धक्का मार रहा है, ठीक है, तो बॉल किस तरह से वापस आ रही है। और दूसरी में क्या है कि किस तरह से उसने बॉल को एक पैमाना जैसे स्केल लिया हुआ है और उस पर वो क्या है, बॉल को जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर की और ऊपर से नीचे की ओर बॉल को खेल रहा है। तो अब आपको इनमें दोनों में क्या है, बॉल की गति और दिशा में परिवर्तन किस तरह से होगा ये भी आपको समझ आ गया। एक सामने हम दीवार पर बॉल को मारते हैं और फर्श पर बॉल को मारते हैं तो किस तरह से वो बॉल अपनी दिशा परिवर्तित करती है। अब कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है। इन सभी उदाहरणों में बल लगाने के कारण गतिशील गेंद की चाल या दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखो, अब हम आपको समझाते हैं। जैसे आप टीवी पर क्रिकेट का मैच देखते हो या आप खुद भी जब मैच खेलते हो, सब बच्चों को शौक़ होता है क्रिकेट खेलने का। तो जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है, जो बॉलर है जब वो बॉल को फेंकता है तो बैट्समैन कितना ज़ोर लगाता है ताकि वो चाहता है कि चौका लगे या छक्का लगे, मुझे भागना ना पड़े। तो इसके लिए वो बहुत अच्छे से ज़ोर लगाता है ताकि वो चौका या छक्का और अच्छे रन बना सके। और इसी तरह से क्या होता है कि जब आप हॉकी खेलते हो, हॉकी खेल रहे हो तो हॉकी के लिए आप क्या करोगे, उसको अपनी जो विपरीत टीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर गोल कर सको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस बॉल को किस तरह से धक्का मारोगे ताकि वो उसके नेट उसमें चली जाए और गोल हो जाए। और दूसरा एक होता है बास्केटबॉल, उसमें क्या होता है कि कितनी ऊंचाई पर वो नेट बंधा होता है, उसके अंदर आपको बॉल डालनी होती है। जब दो टीमें मैच खेल रही होती है तो
प्रत्येक टीम की यही कोशिश होती है कि बॉल उसके हाथ में आए और वो दूसरी टीम पर गोल कर दे। तो आपको समझ में आया, ये किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब वही है ना, जब आप बॉल पर किक करोगे तभी आप अपोजिट टीम में गोल कर सकते हो, और तभी है जब बॉलर आपको बॉल देगा तभी आप चौका या छक्का लगा सकते हो। तो समझ में आ गया आपको गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा दिशा, गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, किंतु वस्तु विरामान अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। इसका क्या अर्थ है कि बल लगाने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति में अवस्था में परिवर्तन होगा? बच्चों ज़रूर होगा। जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो उसकी गति की जो है अवस्था में परिवर्तन आएगा। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब कोई भारी चीज़ है और एक अकेला आदमी है, उसको धक्का मार रहा है, तो वो भारी चीज़ उससे हटेगी नहीं, वो हल्की फुल्की हट पाएगी या बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो इससे क्या है, उसकी गति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा। और इसी तरह जब आपके सामने कोई दीवारें हैं, आप सोचो कि मैं दीवार पर धक्का मारूं, बल लगाऊं, ये थोड़ी सी खिसक जाए, तो ये भी संभव नहीं है। आगे देखते हैं हम, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बल किस तरह से किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करता है। सारणी 11.2 के स्तंभ में एक में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई है जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती है। सारणी में स्तंभ 2 में वे विधियां सुझाई गई है जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियां में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इस प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अपने प्रशिक्षणों को सारणी के स्तंभ 4 अथवा 5 में नोट कीजिए। अब वस्तु पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना है। कैसे अध्ययन करना है? पहले है स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, चित्र और बल का प्रभाव। एक प्लेट में गुथा हुआ आटा है। हाथ से नीचे की ओर दबाने पर गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। आटा जो है आएगा इसमें। और आकृति में तो बच्चों कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम आटा गूंथ रहे हैं। तो वो जब आटा गूंथा जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी कोई शेप तो नहीं होगी, वो तो हमने जिस बर्तन में रखना होगा तभी उसकी वो शेप बनती है। तो आकृति में परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा है साइकिल की गद्दी में लगी कमानी। गद्दी पर बैठकर क्या है, गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, आकृति में परिवर्तन होगा। एक हुक वो जो है वो गद्दी जैसे फूली हुई थी वो नीचे दब जाएगी। आगे देखिए, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका हुआ रबड़ का छल्ला एक भार लटका कर या इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर क्या होगा, इसकी जो है गति की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसकी आकृति भी नहीं बदलेगी। 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना
स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर क्या होगा? ना ही इसका आकार बदलेगा और ना ही इसमें कोई गति परिवर्तन होगा। आगे देखें, सारणी 11.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेली के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख देते हैं तो क्या होता है? जब आप गुथे हुए आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति में क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, एक आटे की हम ले लेते हैं, उसको बेलते हैं तो क्या है? रोटी गोल बनती है, तो उसकी आकृति में तो परिवर्तन होगा ही होगा। और जब हम गुब्बारे को दबा देते हैं तो गुब्बारा फट भी जाता है, तो उसमें परिवर्तन आ गया। और जब हम किसी मेज पर रखी हुई रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो वो पिचक जाती है, तो उसकी भी आकार बदल जाता है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा किसी वस्तु पर बल लगाने में उसके जो है आकृति में तो परिवर्तन आता ही है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि अब हमने आपको कितने सारे प्रैक्टिकल्स बता दिए। जैसे 2 लड़कियां जब खेल रही थी, वो एक दूसरे का हाथ खींच रही थी, डांस कर रही थी, तो कैसे था? गाय को आदमी रस्सी से खींच रहा था। और फिर अब ये आटा गूंथ कर उसकी लोई बनाते हैं, तो हम बेलते हैं तो रोटी किस तरह से गोल बन जाती। तो हमने कितने सारे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताए कि किस तरह से किसी भी वस्तु पर बल का प्रयोग करने पर उसकी जो है गति में परिवर्तन आता है। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती है। आप गति की दिशा को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है अपने आप तो नहीं उसकी दिशा परिवर्तित होगी जब तक आप उस पर जोर नहीं लगाएंगे। तो समझ में आया? अब आगे देखिए इसके प्रकार। जैसे संपर्क बल है, संपर्क बल में क्या आ रहा है? पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रियाकलाप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। तो बच्चों, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जब तक आपको स्कूल के टीचर जैसे होमवर्क देते हैं, जब तक आप उनको करोगे नहीं तो आपका वो कार्य हो जाएगा अपने आप, तो आपका होमवर्क होगा नहीं जब तक आप खुद नहीं करोगे या किसी से नहीं करवाओगे। और दूसरी बात, जब आप नहाने जाते हो, नहाने के लिए आप बाथरूम में गए, तो जब तक आप नल को खोलोगे नहीं तो पानी आएगा नहीं, तो आप नहाओगे नहीं। तो ऐसे ही जब तक आप जो है कोई भी कार्य खुद से नहीं करोगे तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। और इसके लिए कार्य को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी मांसपेशियां जो है, जैसे अब किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, अब जैसे इसमें बताया गया, क्या बता रहे हैं वो? पेशीय बल क्या होता है कि जब तक आप का शरीर किसी भी वस्तु के संपर्क में नहीं आएगा तब तक क्या है?
वो कार्य पूर्ण ही नहीं होगा। जैसे जब तक आप होमवर्क के लिए पेन नहीं उठाओगे, लिखोगे नहीं, तब तक आपका होमवर्क नहीं पूरा होगा। ऐसे ही हमारी मांसपेशियों के क्रिया को करने के लिए जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेशीय बल। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्य को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं पशु बच्चों? जब बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, इन कार्यों को करने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेशीय बल का। अब जैसे ये देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, दो बैल बंधे हुए हैं और उनके पीछे एक वो, इसको हम बोलते हैं लकड़ी की गाड़ी। इस पर क्या है? खूब सारा सामान रखा हुआ है, उनके गले में रस्सी और उस पर बांधी हुई है और वो उसको खींच रहा है। अब जब तक ये बैल आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप उस स्थान तक लेकर ही नहीं जा सकते हो। इसीलिए क्या है, जब मनुष्य, अब जैसे एक अकेला व्यक्ति तो इतना सामान खींचकर नहीं ले जा सकता था, तभी तो उसने क्या किया, पशुओं का जो है प्रयोग इस कार्य को पूर्ण करने के लिए किया। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जाता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं और पेशीय बल भी। अब आगे देखते हैं हम इसके उदाहरण। क्या है? घर्षण। आपने कुछ अनुभवों को स्मरण किया होगा। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। फिर क्या होता है? साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? अब आपने बच्चों देखा कि जब आप साइकिल चला रहे होते हो, जब तक आप पैडल चलाओगे तो साइकिल चलेगी। आप पैडल चलाना बंद कर दोगे तो क्या होगा? पहले वो धीरे होगी और फिर वो एकदम रुक जाएगी। इसी तरह से जब आप कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तो क्या होता है कि आप के उसमें जब तक पेट्रोल है, गाड़ी में चाबी भरी हुई है और आप चल रहे हो तो वो गाड़ी चलती रहेगी। अगर आप उसके इंजन को भी बंद कर दोगे तो वो रुक जाएगी। अब नाव में आप होते हो, नाव में क्या होता है? चप्पू जब तक आप चलाते रहोगे नाव चलती रहती है, और फिर जब आपने चप्पू चलाना पानी में बंद कर दिया तो वो क्या है? नाव रुक जाएगी। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है, या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? तो इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति को अवस्था में परिवर्तन करना घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। तो बच्चों क्या होता है?
इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था का जो परिवर्तन होता है वो किस वजह से होता है? घर्षण बल के वजह से। जो फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल जो है वो क्या करता है? गतिशील गेंद को विराम अवस्था में ले आता है। आगे देखें, घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में परिवर्तित करती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है, इसीलिए यह भी संपर्क क्या है? बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में हम आपको अगले पाठ में पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। आप जानने को उत्सुक होंगे कि किसी भी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव ही संपर्क बल होता है। कैसे होता है संपर्क बल? जब तक दो वस्तुओं को आपस में मेल नहीं होता तब तक वो क्या है? संपर्क बल ही होता है। आगे देखिए, असंपर्क बल, चुंबकीय बल, जैसे आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया, क्षण चुंबकों को एक युग्म लीजिए। चित्र 11.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलन रोलरों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। चित्र 11.10 प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। अब आप देख रहे हो ये किस तरह से हम कर रहे हैं। तो यह क्या आ जाएगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण का। अब ये चुंबक है, ये पीछे है, तो ये आगे वाला चुंबक भी क्या है? इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? करेगा ही, वो उसके बराबर आ जाएगा। क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करेगा? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? इसका क्या अर्थ है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है। तो आप बच्चों देख लिया ना कि किस तरह से ये जो है ये कार्य करते हैं। कक्षा 6 में आपको हम बता भी चुके हैं कि जब दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? असंपर्क बल, क्योंकि उसमें आपका तो कोई बल नहीं लग रहा है ना। तो आपने एक चुंबक है, वो उसको वस्तु के दूर ही रख दी तो वो अपने आप उसको खींच लेगी। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लाया गया बल भी क्या कहलाता है? आगे देखते हैं हम स्थिर वैद्युत बल। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि
दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? अब देखो, एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये आप देख रहे हो एक मेज पर क्या किया इन्होंने, एक धागे से एक स्ट्रॉ लटक रही है और दूसरा उसके पास लेकर आए हुए हैं। तो क्या होगा? कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो यह उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ क्या करेगी? स्थिर वैद्युत आवेश उपर्जित कर लेगी। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसीलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। तो हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक कहाँ पढ़ेंगे? पाठ 15 में। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर गिरते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? अब बच्चों, कोई भी चीज़ है, अब आपने पढ़ा है ना गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में, सुना होगा न्यूटन ने किस प्रकार इसका वो किया था कि जो पेड़ से जब वो बैठा हुआ था तो सेब नीचे गिरता है, तो ये फल नीचे क्यों गिरते हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? इसी प्रकार से आप देखते होंगे, अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, जैसे पैसे पकड़े हुए हैं या कोई वस्तु पकड़ी हुई है, आप देखोगे जब वो आपके हाथ से छूटती है वो क्या होता है? वो नीचे गिर जाती है, वो ऊपर की ओर थोड़ी जाती है। इसी तरह से यदि आप देखते हो कि किस तरह से जैसे भी कोई भी चीज़ है वो नीचे ही गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है? तो उससे क्या होता है? जब आपने सिक्का हाथ में पकड़ा है तो वो क्या है? विराम है, और मतलब बिल्कुल शांत है, आपके हाथ में है, किसी को क्या पता कि क्या है। और जैसे ही आप इसको छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? अब देखो, हम बल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो वो कह देते हैं इसमें कौन सा बल लग रहा है, इसमें बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये वस्तु स्थिर है। तो इसके बारे में ही यह पाठ पर आपको पूरा अच्छे से बताया जा रहा है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वा बल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो बच्चों, गुरुत्व बल से क्या होता है? गुरुत्व बल जो है, पृथ्वी क्या है, जब भी कोई चीज़ पृथ्वी पर पृथ्वी क्या है, अपनी ओर जो है वस्तुओं को आकर्षित करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व कहते हैं।
यह प्रत्येक वस्तु पर जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम गिरा रहे हैं, जिसे हम नहीं भी देख रहे हैं, अब जैसे पेड़ है, पेड़ पर से जब फल पक जाता है उसे कोई नहीं तोड़ता है तो वो अपने आप पृथ्वी पर गिरता है। अब अगर नदी बह रही है तो वो नीचे की ओर ही बह रही है, वो ऊपर आकाश में तो नहीं बहती ना। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम कोई भी बल नहीं लगाते हैं फिर भी उन पर बल लगता है और वो वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो बच्चों, अब हमने बल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारा जो पाठ 11 था, इसका शीर्षक क्या था? बल तथा दाब। तो बल के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया गया। अब हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। दाब क्या है? आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ाकर ले जाती है। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। चित्र 11.12 में क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? अब आप क्या देख रहे हो? लकड़ी का एक तख्ता है, उसके ऊपर कील रखा हुआ है और ऊपर से हथौड़ी मार रही है। अगर हम हथौड़ी को चपटी तरफ से मारेंगे तो क्या होगा कि वो जो है कील उस पर ठुक जाएगी। तो अगर हम उसको नुकीली तरफ से मारेंगे तो उस पर जोर नहीं लगेगा, तो वो कील नहीं ठुक पाएगी। दाब क्या होता है? किसी भी चीज़ को दबाना, जैसे कील ठोकना, कुछ भी कार्य करना, क्या कहलाता है? दाब। दाब जो है द्रव और ठोस पर भी लगता है। कैसे लगता है द्रव और ठोस पर? समान गहराई पर समान दबाव डाला जाता है। गैसों पर भी दबाव होता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे आप समझेंगे। सब्जियों को किसी कुंठित चाकू या उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? अब आपको सब्जी दे दी गई है, एक जो चाकू है वो तेज़ है और एक है वो बिल्कुल ही काम का नहीं है। तो आप क्या देखोगे? जो चाकू तेज़ी से सब्जी को काट रहा है वो क्या होगा? वो उस पर दाब नहीं लगेगा। और जो चाकू में जरा भी तीखापन नहीं है, उससे क्या होगा? सब्जी को काटने में बहुत अधिक दबाव लगेगा। क्या आपको ऐसा लगता है जित्र क्षेत्रफल पर बल लगता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का यहाँ पे क्या वो दिया गया है? दाब आप कैसे बताएंगे? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर लगता है। दाब क्या है? बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगाया जाता है। तो बच्चों, कील के नुकीले सिरे पर अगर हम हथौड़ी मारते हैं तो कील नहीं ठुकती है। अगर आप उसके चपटे सिरे पर हथौड़ी मारोगे तो क्या है? कील ठुक जाएगी। अब मेरी पहेली कहती है, अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वह अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? आप चित्र देख रहे हो, उसमें उन्होंने अपने, और आप स्टेशन वगैरह जाते हो, बस स्टैंड जाते हो तो वहाँ पर कुली घूम रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? गोल सा एक इनू सा बना लेते हैं, पहले उसको रखते हैं कपड़े का, फिर उसके ऊपर अटैची और बैग उठा लेते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ से संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है
और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक जो है में क्षेत्रफल हर में है, इसीलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत ही कम है, इसीलिए वह बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। तो बच्चों क्या बताया गया है इसमें? क्षेत्रफल जो है वो हर में है, यदि बल जो है बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर उतना ही दाब जो है वो अधिक होगा। आप चित्र देखिए, आप चित्र में से आप बच्चों जल्दी समझ जाएंगे। क्या अब आप यह बता सकते हैं कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? अब आप बच्चे आपने देखा होगा, जब आपने अपनी मम्मी को या पेरेंट्स को आप देखते हो या आप अपने स्कूल बैग को देखो तो उसमें क्या है कि स्टेप जो है आपके लटकाने वाले जो होते हैं वो कितने चौड़े चौड़े होते हैं, ताकि आप आसानी से वो जो उसके अंदर का सामान है, जैसे थैला है तो उसके अंदर आप फल रखोगे, सब्जी रखोगे, आपका स्कूल बैग है तो आप उसमें बुक्स रखते हो, कॉपीज रखते हो, तो जो चौड़ी पट्टी होगी वो उस भार को सहन कर लेगी, उस भार को उठा लेगी। पर अगर पतली पट्टी होगी तो वो जल्दी से ही टूट जाएगी, इसीलिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। अब आपको समझ में आ गया। और आगे देखिए, क्या द्रवों पर गैसों द्वारा भी दाब डाला जाता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और इसका व्यास 5 या 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। आपने किस मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कर लीजिए। पाइप में कुछ और पानी उड़ेलिए। रबड़ शीट में फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ की शीट के फुलाव तथा पानी की पाइप के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? अब आप देखिए, यह आप चित्र देखेंगे 11.14, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसमें क्या हो रहा है, एक में तो जो है पानी डाल रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं तो वो पानी की सतह जो है वो फैलती जा रही है। इसमें पानी जो है किस तरह से ऊंचाई पर जाए जा रहा है। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की
ऊंचाई पर ही निर्भर होता है। इस क्रियाकलाप में आपको यह समझ में आया। आगे देखिए, दूसरा एक क्रियाकलाप बताया जा रहा है। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र 11.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट फूल जाती है। बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की शीट के फुलाव के कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि दीवार में लगाया जाता है। और क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दबाव डालता है? आइए इसकी और अधिक छानबीन करें। अब आप देख रहे हो इस चित्र को, इस बोतल को। इस बोतल ये जो पानी हमने इस बोतल में डाला, ये क्या कर रहा है? यह पानी जो है बर्तन की दीवारों पर दबाव डाल रहा है। तो पानी क्या है, एक ही सतह पर नहीं है, उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। जब पानी की तो कभी कोई आकृति नहीं होती। आप पानी को जिस भी चीज़ में डाल दोगे वो वैसा ही बन जाएगा, उसी शेप में आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको खूब भरते जाओगे तो क्या होगा? आपने देखा है पानी की टैंकियों में गुब्बारे लगे होते हैं ताकि वो उन पर दबाव ना डाले। अब आगे देखिए, प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों से पानी निकलता बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं? अब आप देख रहे हैं एक बोतल ली है उन्होंने और बोतल पर क्या करा, छेद कर दिए। अब उसमें हमने पानी डाल दिया है और क्या है कि जब हमने उस बॉटल में पानी डाला तो उसकी जो है समान गहराई वाली थी बॉटल, तो वो क्या दबाव और जो सबसे नीचे वाला छेद होगा उसमें बहुत तेज़ी से पानी जा रहा होगा और जो धीरे धीरे ऐसे ऊपर छेद होंगे उसमें से कम पानी जा रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहर क्या है वो नीचे था, तो उसमें से जो है पानी जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आगे देखें, क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? जब अगर आप गुब्बारा फुला रहे हो उस पर गांठ नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो फुस हो जाएगा। और यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को मुंह खोल देते हो तो एकदम क्या होता है, उसमें से हवा सारी बाहर निकल जाती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कैसे फुलाएंगे आप? अगर गुब्बारे के अंदर बहुत सारे छेद होंगे तो वो तो हवा उनमें से 1 मिनट में ही निकल जाएगी। अब जैसे ही हवा भरेंगे वो हवा उस तुरंत ही निकल जाएगी। यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? बिल्कुल लगाती है।
जैसे आप याद करो कि जब आप साइकिल में, कार में, स्कूटी में या स्कूटर में, किसी भी चीज़ के ट्यूब में टायर होते हैं ना, उसमें आप हवा डालते हो, तो अगर उसमें हवा की कमी है तो हवा भर जाएगी। अगर उसमें पंचर होगा तो क्या होगा, आप हवा भरोगे तो क्या होगा, थोड़ी सी दूर जाओगे एकदम से फिर हवा निकल जाएगी। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी जो टायर की ट्यूब है उसमें कहीं ना कहीं छेद है, जिससे उसमें से हवा बाहर निकल रही है। तो ऐसे ही जो है, आप देख रहे हो कि गुब्बारे में से भी हवा बाहर निकल जाती है। तो जो ये हवा है वो साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर, गुब्बारे पर, सब पर ही क्या है, दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गैस जिस बर्तन में डाली जाती है उसी बर्तन पर दबाव डालती है। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है? हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो बच्चों, हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत तरह की गैसें हैं और यह पृथ्वी से क्या है, बहुत किलोमीटर क्या है, ऊंचाई पर है। अब आप ये देख रहे हो चित्र 11.17, इसमें क्या है, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और क्या है इसका इकाई क्षेत्रफल, कैसे दिखाया गया है, आगे देखिए। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, आइए इसके प्रमाण के बारे में हम विचार करते हैं। अब जैसे एक और क्रियाकलाप है 11.11, एक अच्छी रबड़ का एक चूसक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो जाते हैं? अब आप देख रहे हो एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक की किस तरह से वो उसको खींच रहा है। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप या पृष्ठ के बीच के अधिकांश वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। और क्या होता है फिर, वायुमंडलीय चूसक पर वायुमंडलीय दबाव लगता है और यह पृष्ठ के साथ फिर चिपक जाता है और पृष्ठ को खींचकर उससे अलग करने के लिए इतना बल लगता है कि यह वायुमंडलीय दाब को भी पार कर सकता है। इस क्रियाकलाप से संबंधित आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच समस्त वस्तु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडल में जो है वो कितना अधिक दबाव है? आगे देखते हैं हम। एक 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की
वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। चित्र 11.19 में आप देख रहे हैं, इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक नहीं जाएंगे। इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। देखो बच्चों कि हमारे शरीर में कितना वायुमंडलीय दाब है कि यह इसको वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो बाहर के वातावरण में है हमारा वायुमंडलीय दाब, वही हमारे शरीर में है। अब आप जानते हैं, अब एक और देखिए आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी और प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर करने के लिए उनको अलग कर दिया। वायु दाब पर बल इतना अधिक था कि घोड़े भी, अब आप देख सकते हो घोड़े की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, और उन्होंने ऐसे किया तो घोड़े भी जो है इसको अलग नहीं कर पाए अर्धगोलों को। तो देखो इसके अंदर कितना दाब था। तो बच्चों आप बल और दाब पूरा पढ़ चुके हैं पाठ, और अब इस पाठ के मेन पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको कि आपने इस पाठ में क्या सीखा है। बल धक्का देना, अपकर्षित करना, खींचना या अभिकर्षित करना होता है। बल क्या होता है? बल धक्का देना होता है या खींचना होता है। और बल 2 वस्तुओं के बीच में क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है के कारण ही लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो था हमने ये मेन पॉइंट्स भी आपको बता दिए कि आपने इस पाठ में यह सब पढ़ा है। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब हम पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए आप। धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन, बल का गेंद पर प्रभाव, बल का गेंद पर प्रहार, बच्चे द्वारा टायर चलाते हुए गति बढ़ाने हेतु टायर पर लकड़ी की डंडी से मार। आगे देखिए, खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण, कुएं की रस्सी को ऊपर खींचना और गुलेल चलाना। अब प्रश्न नंबर 2, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। पहला है, इसका उत्तर लिखिए,
फोम को दबाना और रबड़ को मोड़ना। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है, तो इसका उत्तर है खींचना पड़ता है। अगला देखिए, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है। क्या करती है बच्चों? आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है, धकेलना। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है, प्रति आकर्षित करता है। एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है तथा वह तीर को छोड़ता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, धनुष को खींचने के लिए धुरंधर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। इसकी गति में, आकृति में परिवर्तन होता है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। नंबर 2, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है, पेशीय बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है, संपर्क बल का। अगला है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल डैश तथा वायु के डैश कारण होते हैं, गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। नंबर 1 है, रस निकलने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशीय बल है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। दूसरा है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। अब इसका उत्तर लिखेंगे आप, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशीय बल या पेशीय बल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। अब तीसरा है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। अब इसका उत्तर है, दीवार पर लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार असंपर्क बल वस्तु है जिस पर लग रहा है वह हुक कमानी तथा बल के प्रभाव से कमानी खींच जाती है। अब आगे देखिए, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। अब आप इसका उत्तर लिखेंगे,
यहाँ धावक के दौड़ने गति के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर उछल पाता है। तो बच्चों, यह आपको प्रश्न समझ में आया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म छड़ को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका उत्तर लिखेंगे। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल, जो संपर्क बल का एक उदाहरण है, लोहे के टुकड़े को फैला देता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह दे गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। इसका उत्तर है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युतीय बल असंपर्क बल है। आगे है प्रश्न 8। आप अपने हाथ से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बल के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर लिखेंगे। यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम हैं तनाव बल और गुरुत्व बल। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल नेट बल 0 है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर की ओर प्रेक्षित किया गया प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छुड़ाने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल हैं। वो कौन से बल हैं? गुरुत्व बल और वायुमंडल द्वारा घर्षण बल। आगे देखें। जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुल्ब के रूप में बाहर निकलती है दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने के कारण नंबर 1 इसका उत्तर है पानी। इसका यह भी प्रश्न में ही है। पानी का दाब, पृथ्वी पर गुरुत्व, रबड़ के बल की आकृति और वायुमंडलीय दाब। अब इसका उत्तर क्या आएगा? इसमें से वायुमंडलीय दाब।
तो बच्चों यह हमारे थे प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों को से निवेदन है कि आप सभी इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। ओके टेल अब हम आपको अगले पाठ 12 पर मिलते हैं।